हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस। यद्यपि हम लोग इसमें हरित क्रांति भी देखेंगे, श्वेत क्रांति भी देखेंगे। बिल्कुल डिटेल से हम लोग हरित क्रांति के इतिहास और जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यद्यपि मैं इससे पहले एक वीडियो और डाल चुका हूँ हरित क्रांति पर, आज मेरे को लगा कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो मैं इसी कंडिका को और ज्यादा जोड़ते हुए इसमें हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस और आपका दुग्ध क्रांति पर एक और वीडियो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं एडीओ के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग एडीओ का परीक्षा दे रहे हैं और मेरा और भी पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हरित क्रांति बहुत दिन से चल रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हरित क्रांति एक ऐसा क्रांति जो कहा जाता है जिसका संबंध कृषि क्षेत्र के रासायनिक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन की तीव्रता से वृद्धि करना। मतलब ये था कि हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन कर ले, जो हमारा रोग भी नहीं, ऐसा पौधों का विकास करना कि ज्यादा रोग भी ना लगे और अधिक से अधिक उत्पादन करे। और इसी रणनीति को लेते हुए हम लोग इसको हरित क्रांति लेके आए थे। अगर डिटेल से हम लोग इसको जानने की कोशिश करें तो हमको अच्छी तरह से पता है कि क्रांति काल जो रहा है विश्व की बात किया जाए तो 1950 से 1960 के दशक के अंत में, माने जो विश्व में जो चला कि नॉर्मन बोल्डक हमारे यहाँ का तो नहीं है, ये अमेरिका के निवासी थे, यहाँ मैक्सिको में इन्होंने काम किया। तो 1950 से 1960 के दशक के अंत में ये क्रांति विश्व में आई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक हमको अच्छी तरह से पता, नॉर्मन बोरलॉग सबको पता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई भारत में कौन जनक है, तो भारत में इसके जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। उद्देश्य था उच्च उपज वाली किस्म HYP का उपयोग, सिंचाई सुविधा का उन्नयन और अधिक प्रभारी उर्वरकों का उपयोग। यहाँ पर तो यही है कि अच्छा किस्म के पौधों को लाओ, सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो और उर्वरकों का उपयोग करो और ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाओ। प्रमुख फसलें जो है इस वजह से पूछा जाता है तो गेहूं और चावल, विशेष करके गेहूं में ही ये कारगर सिद्ध हुई है। हरित क्रांति के कुछ पहलू को देखूं तो आधुनिक तरीकों एवं तकनीकों का प्रयोग होता था। अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग यहाँ पर किया गया था, हाइब्रिड फसलें का उपयोग किया गया था। कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण, सिंचाई की सुविधा जो आप लोगों को मालूम है, कीटनाशकों, उर्वरकों उपयोग और भूमि जोत को समीकरण ये आपको मालूम है। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति कब आया, कौन इसके प्रणेता थे, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हमको मालूम है एस स्वामीनाथन इसके जनक कहे जाते हैं। तो भारत के संबंध में अगर मैं बात करूं तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता कब हुई, तो 1966-67 ये इंपॉर्टेंट है। उस समय योजना अवकाश चल रहा था, योजना अवकाश का काल था, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हो रही थी। यहाँ पर 1966 से 67 में योजना अवकाश के समय यह हरित क्रांति आई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। सर्वप्रथम भारत में इसकी शुरुआत एस स्वामीनाथन ने की। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो और बताना था, कृषि एवं खाद्य मंत्री, उस समय क्वेश्चन पूछे भाई कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, तो उस समय कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति के प्रणेता कहा जाता। अब यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। हरित क्रांति के जनक बोले तो एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के प्रणेता बोले तो बाबू जगजीवन राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन की कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया था। कौन? बाबू जगजीवन राम ने। उस समय प्रशासन श्रीमती इंदिरा गांधी का था। देश में विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक हुई, जहां गेहूं और चावल की पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई। 1967-68 तथा 1977-78 बीच देश में हुए हरित क्रांति के कारण भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया।
इसे भारत सरकार और अमेरिका का फोर्ड ऑफ रॉक फेरल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई इस क्रांति को वित्त पोषित कौन कर रहा था, बाहरी जो कर रहा था, तो एक चीज अमेरिका का फोर्ड ऑफ रॉक फेरल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया, भारत सरकार और अमेरिका के फोर्ड एंड रॉक फेरल फाउंडेशन द्वारा। उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग मेक्सिको से गेहूं, फिलीपींस से चावल, रोजे प्रजाति। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कहां से गेहूं का लाया गया था, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से लाया गया था चावल जो रोजो प्रजाति का था। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति ही है। यहाँ पर गेहूं में सबसे ज्यादा विकास हुआ क्योंकि बस 67-68 और बस 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना हुई। हरित क्रांति का थोड़ा सा इतिहास देखने की अगर मैं कोशिश करूं, इतिहास को थोड़ा सा देखें तो 8 मार्च 1968 को हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार एक भाषण में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस गोड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि सबसे पहले हरित क्रांति का नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का प्रयोग करने वाला कौन था, विलियम एस गोड। हरित क्रांति के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिन्होंने 1940 के दशक में मेक्सिको में अनुसंधान करना शुरू किया और गेहूं की नई रोग प्रतिरोधक उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित किया। 1950 और 1960 के दशक में मेक्सिको में हरित क्रांति सफल होने के कारण इसकी प्रौद्योगिकियां दुनिया भर में फैल गई, जिससे कई देश ने कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। जैसे कि 1960 में भारत अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण अकाल के कगार पर था, तब हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में किया। उस समय भारत में चावल की नई किस्म IR8 को विकसित किया गया। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हरित क्रांति के समय भारत में कौन सी चावल की किस्म को विकसित किया गया था, तो IR8 को विकसित किया गया था, जो सिंचाई और उर्वरकों के साथ उगाए जाने पर प्रति पौधा अधिक अनाज पैदा करता था। यही कारण है कि आज भारत दुनिया का अग्रणी चावल उत्पादकों में से एक है। और क्वेश्चंस में था वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों हाई एल्डिंग वैरायटी HYVS की विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को कब नोबेल पुरस्कार शांति दिया गया था, तो 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को अगर देखें तो गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं थे इसमें। हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज यहाँ पर दलहन तिलहन में हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। हालांकि मोटे अनाज में ज्वार बाजरा भी आता है, लेकिन मोटे अनाज दलहन तिलहन इसमें भी विशेष करके रखा गया, इसको बाहर रखा गया था। कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती थी। ये हाइब्रिड HYVP के सीमित कवरेज था। अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम जो था हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इनको आप तक याद रखना होगा। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही सीमित था। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में था। मैंने जो पूरा भारत इसकी अगर बात किया जाए तो उत्तर भारत की अगर बात करूं, उत्तर भारत में कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं भारत देश को, तो ये उत्तर भारत साइड के अगर बात करूं तो यहां पर हमारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है, और दक्षिण साइड बात करूं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। यहीं पर विकास हुआ, बाकी पूरा राज्य अछूते रहे हैं। कृषोन्नति योजना की बात करें तो हरित क्रांति कृषोन्नति योजना भारत में 2005 में लाई गई। इस योजना के तहत भारत में सरकार किसानों को आय बढ़ाने और कृषि को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया था।
अम्ब्रेला योजना, अब क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ब्रेला योजना में कितनी योजनाएं शामिल थी, तो अम्ब्रेला योजना में 11 मिशन इसी के अंतर्गत था। 11 मिशन शामिल थे। कौन कौन सा? एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि विस्तार और प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधारोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौधा संरक्षण और पौधा संरोधक संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना और कृषि पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। फिर सदाबहार क्रांति भी लाया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार हरित क्रांति शुरुआत की। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांत को एकीकरण पर बल दिया गया। बस इतना क्वेश्चन बन सकता है, सदाबहार हरित क्रांति किसने लाया? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो हमको अच्छी तरह से मालूम, भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दिमाग की उपज थी। उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के महत्वपूर्ण संस्थान के स्थापित किए गए, तो यही आएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति द्वारा 1970 में एनडीडीबी द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादन के सहकारी समितियां थी। तो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कॉमन क्वेश्चन से आपको मालूम होगा, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित रहा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में थोड़ा देखें तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है। वह अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के मार्गदर्शन में ही भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने अमूल ब्रांड, जो अमूल का दूध आता है ना वो वाला, अमूल ब्रांड की स्थापना और सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम से भारत में 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब बना था? तो 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में, कृषि रत्न 1986 में और विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1999 में प्राप्त किया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत के मिल्कमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बन सकता क्वेश्चन कि भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या भारतीय दुग्ध दिवस मनाया जाता। लेकिन विश्व की बात किया तो प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है इनकी याद में, वर्गीज कुरियन की याद में, जिसे मिल्कमैन कहते हैं, और 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कुछ और जानकारियां देते हैं। तो ये 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। 30 वर्षों भीतर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बना। इसे अब श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के 3 चरण थे, बस 3 चरण को आपको देखना है। पहला चरण था 1970 से 1980, दूसरा चरण 1981 से 1985 और तीसरा चरण 1985 से 1996। चरण पूछ सकता है कौन कौन के समय ये आया था, बाकी तो विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए बटर ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर के बिक्री से प्राप्त धन से वित्त पोषित किया गया था प्रथम चरण को। और द्वितीय चरण में इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई। दूध के दुकानों का विस्तार लगभग 290 शहरी बाजारों में किया गया एवं आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें 43,000 ग्राम सहकारी समिति और 42,50,000 दुग्ध उत्पादक शामिल हुए। तृतीय चरण 1985 से 1996 था। इस चरण में डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार कर उन्हें सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इसने दूध के बढ़ती मात्रा को और खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा को भी मजबूत किया। महत्व में अगर हम लोग चलते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है, तो हम यहाँ पर पाएंगे इसके महत्व में इसने 2016-17 में भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने में मदद की थी।
दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर 2022-23 में पहले नंबर पर है, तो हमको पता है। और 2022-23 की अगर बात कर लिया जाए तो दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 9 साल में दूध उत्पादन 5.85% सालाना वृद्धि हुई है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना 100% हो तो 100% में 24.65, लगभग एक चौथाई भारत का दूध है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान है। साल 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता कितना है भी पूछेगा। 459 ग्राम प्रतिदिन है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। ये भी हमको दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन पीते पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है। संबंधित पहलू की बात की जाए तो कुछ चीजें और देख लेने हैं। गोपाल रत्न पुरस्कार ये इसी से संबंधित है। यह मवेशी और डेयरी क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कार है। ई गोपाल उत्पादक पशुधन के माध्यम धन का सृजन ऐप है। यह जो धन का सृजन ऐप जो क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, तो ई गोपाल के नाम से ऐप है। यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार एवं सूचना पोर्टल है। डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम कब चालू हुआ तो 2022 से। यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों को आय को दोगुना करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम, इसे देश में पशुओं का खुरपक्का मुंह पक्का रोग जो होता है और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था, इसे 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्र के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।